दोस्तों 25 नवंबर को संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ। तब से लेकर संसद के पूरे सत्र में सिर्फ दो ही नाम गूंजते हुए सुनाई पड़े। एक नाम था गौतम अडानी का और एक नाम है जॉर्ज सोरोस का। गौतम अडानी कौन है, गौतम अडानी मामला क्या था, रिश्वत मामला क्या है, अमेरिका के कोर्ट में उस बारे में क्या बात हुई थी, इन सब पर बहुत डिटेल में हम इस चैनल पर बात कर चुके हैं। आज मैं बात करना चाह रहा हूं जॉर्ज सोरोस के बारे में। कौन है ये जॉर्ज सोरोस जिसे इकोनॉमिक टेररिस्ट करार दिया गया है? क्या समस्या है इस व्यक्ति को लेकर और संसद में उसके बारे में बात क्यों की जा रही है? भारत से उसका क्या लेना देना है? आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं इस बारे में। तो लास्ट तक जुड़े रहना है और समझते रहना है देश दुनिया में घटने वाली बातों को कानून के नजरिए से, संविधान के नजरिए से, भारत के नजरिए से। आइए शुरू करते हैं। तो 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। इसमें एक यहूदी परिवार में जॉर्ज श्वार्ट्ज का जन्म हुआ। इस दौर में यहूदियों से नफरत अपने चरम पर थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जॉर्ज की उम्र महज 9 साल थी। हिटलर की नाजी सेना यहूदियों का नरसंहार कर रही थी और 1944 में नाजियों ने हंगरी पर कब्जा कर लिया था। बचने के लिए जॉर्ज के वकील पिता ने अपना सरनेम बदल लिया और इस तरह जॉर्ज शॉर्ट्स जो है वो जॉर्ज सोरोस हो गए। इससे उनके यहूदी होने की पहचान छिप गई। उस दौर को याद करते हुए जॉर्ज सोरोस ने कहीं कहा है कि 1944 जर्मन कब्जे का साल मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। हमने अपनी किस्मत के आगे झुकने के बजाय एक ऐसी बुरी ताकत का विरोध किया जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, फिर भी हम जीते। वर्ल्ड वॉर के बाद हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी। 17 साल के सोरोस परिवार के साथ बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। पैसों की तंगी एक वजह थी जिसके लिए जॉर्ज ने कूली और वेटर का भी काम किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोरोस ने इकोनॉमिक्स के साथ फिलोसॉफी की भी पढ़ाई की। उनके ऊपर ऑस्ट्रेलियाई मूल के दार्शनिक कार्ल पॉपर का गहरा प्रभाव पड़ा। 16 सितंबर 1992 को लंदन में ब्लैक वेडनेसडे करार दिया गया है। इस दिन जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंगाल कर दिया था। 1990 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने अपनी करेंसी वैल्यू को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म शुरू किया। ब्रिटिश पाउंड की कीमत अधिक थी जबकि यूके की अर्थव्यवस्था मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी। सोरोस ने इस बात को भांप लिया और यूके पाउंड पर शॉर्ट पोजीशन ले ली। अपने क्वांटम फंड के जरिए सोरोस ने पाउंड उधार लिया और उसे बेच दिया, यह उम्मीद करते हुए कि इसकी कीमत गिरने पर वह इसे और सस्ते में खरीद लेंगे। उन्होंने करीब $10 बिलियन झोंक दिए। आखिरकार यूके की सरकार को ईआरएम से बाहर निकलना पड़ा और पाउंड का डिवेल्यूएशन हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड टूट गया और इससे महज एक दिन में सोरोस को $1 बिलियन का मुनाफा हुआ। कई देशों की अर्थव्यवस्था इससे बिगड़ गई। सोरोस ने सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही तबाह नहीं किया बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस, जापान की इकोनॉमी गिराने के आरोप भी उन पर लगातार लगते रहे। सोरोस ने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक समझ का फायदा उठाकर इन देशों की मुद्राओं के खिलाफ दांव लगाए और जमकर मुनाफा कमाया। 1998 में अमेरिकी टीवी शो के 60 मिनट के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या इससे अपराध बोध नहीं होता। इस पर सोरोस ने कहा, मैं मूल रूप से वहां पैसा कमाने के लिए हूं। मैं जो करता हूं उसके सामाजिक परिणामों को नहीं देख सकता और नहीं देखता हूं। मुझे गिल्ट महसूस नहीं होता क्योंकि मैं एक अनैतिक गतिविधियों में लगा हुआ हूं जिसका अपराध बोध से कोई लेना देना नहीं है। तो जॉर्ज सोरोस एक मैक्रो इकोनॉमिक की समझ रखने वाला व्यक्ति। क्यों कहा जा रहा है उसे इकोनॉमिक टेररिस्ट? क्योंकि कई देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर चुका है ये शख्स और खुद ही उसने अमेरिका में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक इमोरल गतिविधि, अनैतिक कार्य में लगा हुआ हूं और हाँ, मुझे इससे अपराध बोध भी नहीं होता, ऐसा भी उसका कहना है। जॉर्ज सोरोस के एक जो पहलू है वो ये है कि वो इकोनॉमिक टेररिस्ट है। वो इस तरह से दांव लगाकर देशों को कंगाल करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी छवि भी जॉर्ज सोरोस की है। कई लोग बताते हैं कि वो दानवीर है और ये बात पता चलता है जॉर्ज सोरोस के द्वारा किए गए चैरिटी के कामों से। तो आपको बता दूं, अंधाधुंध पैसा कमाने में लगे सोरोस ने 1979 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी ओएसएफ नाम से एक ट्रस्ट बनाया। इसका नाम दार्शनिक कार्ल पॉपर की किताब दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पर रखा गया है। सोरोस के बचपन के अनुभव बताते हैं कि कोई नेता ज्यादा ताकतवर हो गया तो घातक हो जाता है। इसीलिए ओएसएफ लोकतंत्र, मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की दिशा में काम करता है। ओएसएफ 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और दावा है कि सोरोस इसके लिए अब तक $32 बिलियन यानी लगभग 2.7 लाख करोड़ का दान कर चुके हैं। सोरोस की मौजूदा नेटवर्थ जो है वो $7 बिलियन है, यानी वे अपनी नेटवर्थ से 4 गुना ज्यादा रकम अब तक दान कर चुके हैं।
1999 में सोरोस की संस्था ने पहली बार भारत में एंट्री की थी और 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर बैन लगा दिया था, रोक लगा दिया था। क्या आरोप है सोरोस पर, क्या कह रहा है सत्ता पक्ष और क्यों 2016 में सोरोस की संस्था पर बैन लगा दिया? तो कहा जाता है कि सोरोस पैसों के दम पर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करने में महारत हासिल रखते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। सोरोस डेमोक्रेट समर्थक हैं और जमकर पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि वे सत्ता के भूखे हैं और दुनिया के काम करने के तरीके नियंत्रित करना चाहते हैं। 2004 में सोरोस ने ही एक लेख में लिखा था कि मैं खुद को किसी तरह का भगवान मानता हूं। अगर सच कहा जाए तो मैं बचपन से ही अपने साथ कुछ शक्तिशाली मसीहाई कल्पनाएं लेकर आया था जिन्हें मुझे नियंत्रित करना था, अन्यथा वे मुझे परेशानी में डाल सकती थी। अपनी बुक सोरोस ऑन सोरोस में वो लिखते हैं, मैं दूसरों द्वारा तय किए गए नियमों को स्वीकार नहीं करता हूं और शासन परिवर्तन के समय सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। 11 नवंबर 2003 को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा और ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर कोई बुश को सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो मैं उस पर अपनी सारी संपत्ति लुटा दूंगा। सत्ता पक्ष सोरोस को लेकर क्यों इतना संवेदनशील है, संसद में क्यों सोरोस के नाम उठाए जा रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस के साथ पर्सनल संबंध रहे हैं? तो जॉर्ज सोरोस जो हैं वो कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाही की ओर बढ़ने वाला नेता कह चुके हैं। साल 2020 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस ने कहा था कि दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वो मुक्त समाज के लिए खतरा है। सबसे बड़ा भयावह अध्याय भारत में घटा है। कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल और सेमी ऑटोनॉमस राज्य में कठोर नियम लगाकर नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। 2020 में जो किसान आंदोलन हुए उसमें सोरोस ने भारत में किसानों के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक संघर्ष बताया। उन्होंने मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला नेता कहा था। सोरोस के सपोर्ट करने वाले नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP ने गौतम अडानी पर रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी को घेरा था। आपको यह भी बता दूं कि सोरोस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध कर चुके हैं। लेकिन ताजा विवाद सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है। 8 दिसंबर को बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDLAP की प्रेसिडेंट के रूप में जुड़ी हैं और जो OSF द्वारा फंडेड है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को निराधार और अडानी से जुड़े मुद्दे पर ध्यान भटकाने वाला बताया। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपको पता चला होगा जॉर्ज सोरोस कौन है, क्यों कहा जा रहा है जॉर्ज सोरोस को इकोनॉमिक टेररिस्ट, भारत सरकार ने क्यों जॉर्ज सोरोस की संस्था पर बैन लगाया हुआ है और वर्तमान में संसद में जो गतिविधियां घट रही है उसका जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी से क्या लेना देना है। अब हम अपनी बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर जॉर्ज सोरोस जैसे कोई व्यक्ति देश की इकोनॉमी के लिए खतरा है तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। किसी पर आरोप लगाकर इस तरह से संसद का समय खराब नहीं करना चाहिए। वहीं विपक्ष को भी यह समझना चाहिए कि बार बार संसद में गौतम अडानी का नाम लेकर संसद की कार्यवाही को अवरुद्ध करना यह देश की जनता के पैसे को खराब करना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही इस बात को समझना चाहिए कि संसद का एक एक मिनट कीमती है। संसद का पूरा समय जनता के वेलफेयर में घटना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है सांसदों का, क्योंकि उसके पीछे जनता की गाढ़ी खून कमाई का पैसा लगा हुआ है। ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी बेकार के मुद्दों पर संसद की गति नहीं रुकनी चाहिए, कार्यवाही नहीं रुकनी चाहिए और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया, जनता, देश का हर नागरिक सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनको सुन रहा है। इन मुद्दों पर जानकारी के बाद आपका क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर ऐसी ही कोई जानकारी आपको चाहिए तो जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो सीधे ही आपके इनबॉक्स में लैंड हों। नमस्कार, जय हिंद।